हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध वैशाली का सारांश एवं व्याख्या। लेखक ने बुद्ध या महावीर की जन्मस्थली वैशाली के इतिहास और समृद्ध गौरव का वर्णन किया है। इस निबंध में यहाँ के नागरिक चरित्रवान थे, जिसके कारण यह पुरी या नगरी समृद्ध थी, शक्तिशाली थी। नैतिकता का पालन करने वाली जनता अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, उनकी बातें मानते थे, स्नेहपूर्वक मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के काम आना, यह सारे गुण यहाँ के रहने वालों में थे। और उन नागरिकों के दृढ़ चरित्र के कारण उनका राष्ट्रीय चरित्र भी शक्तिशाली था। यही कारण था कि अजात शत्रु जैसा बलशाली व्यक्ति वैशाली पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसने वैशाली के महान नागरिकों को जीतने के लिए उनमें फूट डालने की नीति अपनाई और वह महान शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली हार गया। इसका मतलब यह है कि किसी भी राष्ट्र की जीत या हार या शक्ति वहां के नागरिकों पर निर्भर होती है। जैसा कि लेखक ने वैशाली के नागरिकों का चरित्र बताया कि वे कितने चरित्रवान थे, जिसके कारण शक्तिशाली दुश्मन भी उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। आगे हम देखते हैं। वैसे तो इस नगर का इतिहास बहुत पुराना है। रामायण काल में वैशाली नगर की सुंदरता का वर्णन मिलता है कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे तो यहाँ भी आए थे और इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के नाम पर नगर का नाम भी रखा गया है। बौद्ध और जैन परंपरा और साहित्य में वैशाली के वैभव, समृद्धि और आधुनिकता की चर्चा कई जगहों पर मिलती है। कहा जाता है कि उनमें 7,777 अथवा 7,777 महल थे। इतने ही उद्यान, बागीचे, तालाब और सरोवर या बावड़ियां थी और यहाँ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अपने अपने नगर के नगर बसे थे। वाणिग्राम वाणियों का नगर था या बनियों का नगर था। सो यह बताने का अर्थ यह है कि उस पुराने समय में भी वैशाली नगर कितना व्यवस्थित रूप से बसा हुआ था और सब लोगों के रहने के लिए अपने अपने समाज की व्यवस्था थी। लोग उसमें आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास को सुनकर सभी का मन पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है। वहां पर पुराने समय में रहने वाली जो नस्ल थी, जिन्हें वज्जी कहते थे, बुद्धदेव ने इनके गुणों का अध्ययन किया तो अपने प्रिय शिष्य और चचेरे भाई आनंद से 7 प्रश्न किए थे, जो वज्जियों के गुणों की व्याख्या करते हैं कि जब तक यह सद्गुण उनमें रहेंगे उनका नाश नहीं होगा। ये 7 गुण आज भी सभी के लिए पथ प्रदर्शक हैं, जिससे एक सुदृढ़ व्यक्ति का निर्माण होता है और ऐसे नागरिकों से ही देश का चरित्र बनता है। वज्जी कुल कन्याओं, कुल स्त्रियों का सम्मान करते थे, वृद्धों की बातें मानते थे, पूजनियों की पूजा करते थे, ज्ञानियों के मार्ग की बाधा नहीं बनते थे। बुद्ध देव ने बताया कि यह चरित्र ही गणतंत्र को शक्तिशाली बनाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आनंद नाम के एक शिष्य की चर्चा होती है, जिससे बुद्ध देव प्रश्न करते हैं। तो यह आनंद देव कहा जाता है कि बुद्ध महावीर के चचेरे भाई थे, जो उनके ही शिष्य बन गए और बुद्ध देव की देखरेख किया करते थे, उनका अनुपालन करते थे। और इसी में चर्चा होती है कि धम्म क्या है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, नम्रता, दूसरों के प्रति मानवोचित व्यवहार करना, दया, दान, शुचिता, ये सारे गुण, ये सब कुछ धम्म के अंतर्गत आता है। और प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों का आदर करना, यह सब धम्म के अंतर्गत आता है। आगे लेखक बताते हैं कि वैशाली नगर ऐसे ही इतनी प्रसिद्ध और शक्तिशाली नहीं बनी। इसका और भी एक कारण है कि वैशाली नगरी ने महान व्यक्तियों को जन्म दिया और वहां महान लोगों के बीच रहने पलने वाला महान ही बनेगा। बुद्ध देव ने अपना व्यक्तिगत सुख त्याग कर दूसरों के दुखों को गले लगाया। उन्होंने यह भी कहा, अपने आप को संयत करो, त्याग में सुख है, सच्ची तृप्ति त्याग से होती है। महावीर ने
कहने से पहले स्वयं किया, तब ही उनकी बात लोगों ने मानी। वैशाली धरती महान है कि बुद्धदेव जैसे व्यक्ति का उससे संबंध है। आश्चर्य होता है कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को कहीं भी संरक्षित नहीं किया गया। सन 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए और उनकी पारखी नजर ने इसे पहचाना, शोध कार्य किया और उन्हीं के प्रयासों से भारत में आर्कियोलॉजी विभाग की स्थापना हुई। ब्लाश और स्पूनर को एक शिला मिली जिस पर वैशाली नाम खोदा था, जैसा कि यह राजा विशाल के द्वारा बसाया गया है। यह इसका प्रमाण है और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम वैशाली पड़ा। आजादी के बाद सन 1950 में पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की, जिससे पता चला कि वैशाली नगरी का इतिहास बहुत पुराना है और बुद्धदेव जैसे महामना ने सत्य, अहिंसा, नैतिकता, प्रगति, मानवता आदि का संदेश दिया कि जो यहाँ के लोगों के जन्म के साथ पैदा हुए गुणों के द्वारा वैशाली नगरी का माथा ऊंचा रखा। आज भी सभी लोग वही रीति अपनाएं और वैशाली के गौरव तथा नागरिकों की निष्ठा को समझकर फिर से वैशाली नगरी की स्थापना हर प्रदेश, हर शहर, हर नगर और हर परिवार में कर सकें। बुद्धदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा यही है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे हम अपनाएं। बुद्धदेव ने ऐसे समाज की कल्पना की और उसे साकार करने के लिए व्यक्तिगत जीवन त्याग दिया। वह है किसी को किसी से डर ना हो, हिंसा की भावना खत्म हो, लोभ लालच को त्यागें तथा संयम से रहना सीखे। त्याग में सुख है। ऐसे महान आत्मा की जन्मस्थली वैशाली नगरी के वासी धन्य है। महावीर की अमृत वाणी ने ज्ञान तो दिया, लेकिन अपना जीवन उन्नत बनाने के लिए उन्हें स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। अब हम विशेषता देखते हैं इस निबंध की। वह इस प्रकार है। लेखक ने भारत के इतिहास की गौरव गाथा से हर पाठक को गौरवान्वित कराया है कि हम इस महान देश के वासी हैं जहां बुद्धदेव ने जन्म लिया, और वैशाली के नागरिकों के चरित्र से हमें भी प्रेरणा लेकर आपसी प्रेम भाव से रहकर अपना जीवन और अपने आसपास परिवार का वातावरण खुशनुमा बनाना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पतन करना मानव जाति का पतन है, और जहां मानव जाति का पतन होता है वह देश, वह राष्ट्र समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात हर व्यक्ति को अपना चरित्र ऊंचा उठाकर संपूर्ण देश के चरित्र को महान बनाना चाहिए। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं कि इसके बाद इसमें एक अंकीय प्रश्नमाला आती है, जिसके लिए आपको एक प्रश्न या एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है, जिसके लिए इस पाठ पर आधारित, इस निबंध पर आधारित एक अंकीय या एक शब्दीय वाक्यों में लिखने वाले प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। आपको उन्हीं का निर्देशों का पालन करना होता है। जैसा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र कौन थे, सो उत्तर में आप केवल विशाल लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ किस नगर की ओर जा रहे थे, उत्तर है मिथिला। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपको समझाने के लिए केवल एक ही प्रश्न मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको प्रारूप देखना है। अगर आप प्रारूप सीख लेते हैं तो प्रारूप सीखने के बाद आप कोई भी वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत के अंतर्गत आप देख रहे हैं पहला शब्द, प्रश्न का पहला शब्द और बीच में खाली जगह और अंत में अंतिम शब्द, जिससे जांच करने वाले को, करेक्शन करने वाले को अच्छे से समझ में आए कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। उसके बाद प्रसंग, प्रसंग में पाठ का, किताब का और लेखक का नाम। संदर्भ में यह वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है, यह कौन किससे कह रहा है, यह एक वाक्य के रूप में लिखेंगे। और उसके बाद आता है व्याख्या, जिसे आप समझा कर लिखेंगे कि आप इस वाक्य को किस प्रकार समझे हैं। और अंत में होता है विशेषता। विशेषता के अंतर्गत आप लिखेंगे कि लेखक ने क्या संदेश दिया है और आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो ये होता है ससंदर्भ व्याख्या। अगला प्रश्न आता है सारांश लिखने के लिए। सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो उसके लिए आप इस वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। तो इस निबंध में से कोई स्थान या किसी चरित्र को दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगा, और उसका प्रारूप भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। उस प्रारूप के अनुसार ही आप उसकी टिप्पणी लिखेंगे। और दूसरी विशेष बात आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो ये देखिए कि आपको कितने अंक के लिए यह प्रश्न दिया गया है और उस पर कितना उत्तर लिखना चाहिए। तो जैसे आपको 15 मार्क्स के लिए आता है कोई प्रश्न लिखने के लिए, तो आपको उसके लिए कितना लिखना है, और वहीं पर 6 मार्क के लिए या 7 मार्क्स के लिए आता है तो 1 पेज लिखना ही काफ़ी होता है। तो आप ये जो निर्देश दिए गए हैं, वीडियो में जो भी सामग्री दी गई है, उसका आप पालन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अन्य कोई सामग्री चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। और अब हम जल्द ही अगले टॉपिक पर वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।